चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में नया चैप्टर देखें ना। आज हमें गुजराती में पोएम नंबर 17 देखना है। पोएम नंबर 17 जिसका नाम है मेड़ो आपो तो। मेड़ो आपो तो, जिसके कवि हरिंद्र दवे, और इसका साहित्य प्रकार एक गीत है। ये एक गीत है, मेड़ो आपो तो एक गीत है। लेकिन इस गीत में कवि जो है वो इनडायरेक्टली जीवन जीने की कला बताते हैं, कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। कहते हैं कि एक इंसान का जीवन सच में कैसा होना चाहिए, इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो कह सकते हैं कि उसने एक सच्चा जीवन जिया है। बाकी तो कह सकते हैं ना कि लोग खाली जिंदगी काटते हैं, भाई जिंदगी जी किसने है, कैसी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इनडायरेक्टली इस गीत में डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को, लोग ऐसे होते हैं कि किसी किसी को जो है वो लोगों के साथ रहना पसंद है, तो किसी को अकेले रहना पसंद है ना। किसी को लोगों के साथ रहना पसंद आता है, तो किसी को अकेले रहना पसंद आता है। लेकिन कवि कहते हैं कि यार उन्हें इनकी तरह नहीं रहना, उन्हें ऐसा नहीं, उन्हें जो है वो हर तरह की जिंदगी चाहिए। उन्हें जो है वो जिंदगी में लोगों का साथ भी चाहिए और अकेलापन भी चाहिए। ठीक है ना, दोनों ही होने चाहिए कि जब जरूरी हो तो लोगों का साथ भी हो, और जब अकेलापन चाहिए तो अकेलापन भी हम महसूस कर सके। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। कहते एक साधु संतों की तरह हमारी जिंदगी होनी चाहिए कि हम अपने मन के हिसाब से जी सके, जिंदगी जीने का एक अच्छा जोश हो हमारे अंदर, बराबर। ऐसी एक जिंदगी होनी चाहिए। और उनके लिए अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, इस गीत की हर दो दो लाइन में नए नए एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि यार हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और वो भी सीधे नहीं, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन है। हम लोग रीड करके समझे कि भाई वो क्या कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मेड़ो आपो तो एक मानवी ने संग ने एकलता आपो तो टोड़े। देखो कवि को दोनों चाहिए। मेड़ो, यहाँ मेड़ो मतलब तो भाई जैसे वो मेला कहते हैं, पर यहाँ मेड़ो मतलब लोगों का साथ कहते हैं, बराबर। लोगों का साथ, उसे मेड़ो कहा गया है। कहते हैं मेड़ो आपो तो एक मानवी ने संग, कहते हैं अगर लोगों का साथ भी मुझे दो ना। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं इनडायरेक्टली, कुदरत से जो है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये इच्छा रखते हैं कि यार मेरी जिंदगी ऐसी हो। कैसी? तो कहते हैं अगर मेला भी मिले, मेड़ो आपो तो एक मानवी ने संग, कि अगर लोगों का साथ भी मिले ना, तो मेरे आसपास 50, 100, 1000 लोगों का साथ मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक इंसान का साथ चाहिए जो 100 के बराबर हो। मतलब जो 100 लोग मिलकर भी मेरा साथ न दे पाए ना, वो एक इंसान कोई साथ दे पाए, मुझे इतना ही मेला चाहिए। वो इच्छा रखते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए कि उतने उनका इतना नाम हो, हजारों लोग उनके साथ हो, बरोबर। वो कहते हैं कोई एक इंसान उनके साथ हो, लेकिन वो एक भी हजारों के बरोबर हो, ऐसा उनको मेला चाहिए। मेड़ो आपो तो एक मानवी ने संग ने एकलता आपो तो टोड़े। और कहते हैं एकलता, एकलता मतलब अकेलापन। जिंदगी में अकेलापन भी जरूरी होता है, सही बात है। हम अक्सर जो है वो भले लोगों के साथ रहते हो, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, लेकिन कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है कि हम खुद के बारे में रियलाइज कर सके, खुद के बारे में सोच सके। तो उसके लिए कहते हैं एकलता आपो तो टोड़े। कहते हैं अगर मेरी जिंदगी में अकेलापन भी हो तो ऐसा हो कि टोड़े, टोड़े मतलब लोगों के बीच में रहूं ना, तो भी मैं अपना अकेलापन जो है वो महसूस कर सकूं, बरोबर। कि अगर अकेलापन मुझे महसूस करना है, एंजॉय करना है, तो लोगों के बीच में रहकर भी मैं अपना अकेलापन एंजॉय कर सकूं, ऐसी मुझे जिंदगी चाहिए, बरोबर। देखो इनडायरेक्टली वो जिंदगी जीने की अलग अलग बातें बताते हैं। कहते हैं अगर साथ भी चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए 100 लोगों का साथ, एक इंसान का साथ भी मेरे लिए बहुत है। और कहते हैं जब मुझे अकेलापन की जरूर हो ना, तो मुझे नहीं चाहिए कि अकेलापन मतलब मैं एक रूम में बैठ कर रहूं तो ही अकेलापन नहीं, 100 लोगों के बीच में भी मैं खुद को अकेला महसूस कर सकूं ना, ऐसी मेरी जिंदगी होनी चाहिए। भाई ये वो कहते हैं। या उनके अलावा कहते हैं जीवतर आपो तो एवू आपो कि श्वास है ना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े। कहते हैं जीवतर आपो तो एवू आपो, जीवतर मतलब जिंदगी, भाई जिंदगी दो तो मुझे ऐसी दो कि श्वास है ना कैफ ना कसुम्बा ने घोड़े। कहते कैफ, कैफ मतलब नशा कहते हैं, और कसुम्बा, कसुम्ब जो है वो एक तरह का पदार्थ आता है जिसे पानी में मिलो ना तो वो नशीला बन जाता है। कहते हैं भाई नशा जो है वो पैदा करता है। यहाँ नशा एग्जाम्पल है, पर कैफ ना कसुम्बा ने घोड़े ये कहावत की तरह यूज होता है कि कैफ ना कसुम्बा ने घोड़े मतलब हर पल जो है वो खुशी से, मस्ती से, जोश से, आनंद में रहना, वैसा उसे कहते हैं कैफ ना कसुम्बा ने घोड़े। तो अब पूरी लाइन ये बताते हैं कि जीवतर आपो तो एवू आपो कि श्वास एना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े, मतलब मैं हर श्वास, हर पल, हर घड़ी मस्ती में, खुशी से और जोश से रहूं। भाई जिंदगी का कोई भी पल मेरा जो है वो दुख में, निराशा में न बीते। भाई जिंदगी दो तो ऐसी दो कि भाई हर हर पल, हर श्वास को मैं खुशी से जी सकूं, हर एक श्वास एंजॉय कर सकूं, बरोबर। ऐसी मेरी जिंदगी होनी चाहिए। उसके लिए ये एग्जाम्पल है कि श्वास है ना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े, मतलब हर श्वास जो है
मैं अपनी मस्ती से निकालूं। यहाँ कहते हैं कि तरता ना आवड़े लगार ने तग तगता तड़कानो दरियो ललकारे। तरता ना आवड़े लगार मतलब कि लगार मतलब जरा सा भी, कि भाई जरा सा भी भले मुझे तैरना नहीं आ रहा है, पर तग तगता तड़कानो दरियो ललकारे। दरियो जो समुद्र कहते हैं, पता है तड़को मतलब धूप होती है जब, तो समुद्र पता है वो एकदम तक तकता तड़को मतलब वो कहते हैं चमकता हुआ जो है वो धूप होती है तो समुद्र में चमकता है। दिन के समय में कोई समुद्र किनारे जाकर देखो, सनलाइट की वजह से समुद्र में एक तरह की चमक आती है, भाई चमक कहते हैं ना एकदम अट्रैक्टिव कि खुद को रोक ही ना पाए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन, वो पहले सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, भाई जीवन में ऐसी सिचुएशन हो कि सामने चमकता हुआ दरिया हो ना, तो भाई वहां पर मुझे तैरना न आता हो तो भी अंदर छलांग लगाने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। कि भले यार तैरना नहीं आता, पर यार इतना सुंदर दरिया है, मैं खुद को कैसे रोकूं, भले तैरना नहीं आ रहा है मुझे तो छलांग लगानी है, जो हो सो हो। बराबर, ये एक जोश की बात वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। बराबर, वो कहते हैं कि जिंदगी में भले ही जो है वो कोई काम न आता हो, अच्छे हो बुरे हो दिन हो कैसे भी हो, जैसा भी काम करना पड़े, लेकिन हर काम में जोश के साथ करो। कहते हैं ना भले सामने तैरना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर दरिया है, इतना सुंदर दरिया है, इतना अच्छा वो चीज है, तो उसमें खुद को रोक ना पाऊं, भले तैरना ना आए तो भी मैं कूद पड़ूं। तो वो कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में जो अच्छी चीजें हो ना, उसे भले कैसे भी एंजॉय करना है, लेकिन पूरे जोश के साथ जो है वो उसे एंजॉय करो। बराबर, जिंदगी का हर पल जोश के साथ जियो, वो इस एग्जाम्पल से कहते हैं। हर दो दो लाइन में नया नया एग्जाम्पल है। यहाँ आगे कहते हैं कि થાકેલી આંખો અંજાતી નથી તોય થોડા મૃગજળ ચડકે છે મજદારે। मृगजड़, मृगजड़ हम लोग किसे कहते हैं? मृगजड़ मतलब पता है मिरेज कहते हैं, इंग्लिश में मिरेज कहते हैं। रेगिस्तान में अगर आप लोगों को ध्यान हो कि जब रेगिस्तान जैसा एरिया होता है, तेज धूप होती है, तो रेगिस्तान की मिट्टी में कैसे लगता है पता है? कि हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो दूर ऐसे लगता है कि जमीन पे पानी पड़ा हुआ है, जमीन पे पानी पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, ये सिर्फ इल्यूजन है। सन के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वहां पर पानी दिखाई देता है। लोगों को ध्यान हो तो पहले आप लोग साइंस में ऐसा पढ़ते थे, ये मिरेज फॉर्मेशन समझते थे कि वहां खाली पानी दिखाई देता है, एक्चुअली नहीं होता। वहां पे पास में जाओ तो वहां पे कुछ है ही नहीं, खाली रेती है। फिर वहां पे खड़े रहो तो और दूर दिखाई देता है कि वहां पर पानी है ना। कभी खाली रेगिस्तान में नहीं, ऐसे कहीं मेन रोड पे सीमेंट का रोड हो, वहां पर भी कभी तेज धूप में आप खड़े रहकर देखो, जहां खड़े हो ना तो दूर आपको दिखाई देगा कि रोड पे पानी पड़ा हुआ है। वहां पास में जाओ तो वहां कुछ भी नहीं, खाली वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से वो पानी दिखाई देता है, जैसे मृग जड़ कहते हैं। मृग जड़ इसीलिए क्योंकि मृग, मृग मतलब हिरण कहते हैं। कहते हैं कि भाई उनके लिए, उन जानवरों के लिए ना ये खाली एक इल्यूजन, ये आंखों का धोखा बहुत भारी पड़ता है। जानवर या इंसान जब रेगिस्तान में जब घूमते हैं तो उन्हें दूर दिखाई देता है पानी है रेगिस्तान में, वैसे ही वो जो है वो प्यास से परेशान होते हैं और दूर दिखाई देता है पानी है। वहां जाते हैं कि चलो पानी मिलेगा, दौड़ते दौड़ते थके हुए भी वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो पता चला पानी है ही नहीं, फिर दिखाई देता है और नहीं यहाँ पे थोड़ी दूर पानी है, फिर वो वहां जाते हैं, फिर दिखाई देता है यहाँ नहीं और दूर पानी है। कहते ये लालच रहती है, इल्यूजन है, लेकिन मन में लालच क्रिएट करता है कि नहीं यार वहां पानी तो मिलेगा, वहां शायद पानी है, वहां शायद पानी है। और कभी कभार असली में पानी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन कभी कभार असली में पानी होता भी है रेगिस्तान में। तो इसी लालच की वजह से इंसान या जानवर उसके पीछे दौड़ता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो यहाँ वो एग्जाम्पल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। कहते हैं થાકેલી आंखों अंजाती नहीं, भाई आंखें थक चुकी हैं, अंजाती नहीं, अब जो है वो कोई चीज का जो है वो शौक नहीं, मतलब जिंदगी में अब थक चुके हैं, बस बहुत हो गया यार, बहुत काम कर लिया, थक चुके हैं। तोय थोड़ा मृगजड़ चढ़के छे मझधारे, मझधारे मतलब वो बॉर्डर पे, फिर भी कोई जो है वो ऐसे मृगजड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मन में लालच आ रही है कि नहीं यार आगे बढ़े। तो यहाँ वो मृगजड़ को एग्जाम्पल पता है किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं? हमारे लाइफ के गोल्स के थ्रू, इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के लक्ष्य के थ्रू वो कनेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं यार जिंदगी में लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को मृगजड़ की तरह रख दो, लक्ष्य को मृगजड़ की तरह, मिरेज की तरह रख दो कि भाई वो सामने लक्ष्य है। तो पता नहीं है कि नहीं है, ये इल्यूजन है, लेकिन वो लक्ष्य है। कम से कम उस इल्यूजन के वजह से ही हम पीछे पीछे भाग तो रहे हैं लक्ष्य के पीछे, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, फिर भी वो सामने दिखाएगा नहीं यार वो लक्ष्य है, उसके पीछे पीछे भागना है। रेगिस्तान में सच में पानी मिल गया तो बहुत खुशी, नहीं मिला तो इल्यूजन तो है ना, उस पानी के पीछे तो दौड़ते ही रहेंगे ना। बरोबर, तो वही कहते हैं कि अपने जिंदगी के लक्ष्य भी उस मृगजड़ की तरह रखो कि बस उसके सामने देखकर दौड़ते जाना है, वो मेरा लक्ष्य है, उसके पीछे जाना है मुझे। थक जाए भले लक्ष्य न मिले तो भी पीछे देखकर इच्छा होती है कि नहीं यार मिलेगा, कभी तो मिलेगा। ऐसे ही दौड़ते रहो तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, और अगर न भी मिला तो इल्यूजन की वजह से खुद को रोकेंगे तो नहीं कि चलो भाई चलते रहना है। नहीं तो किसी को लक्ष्य हासिल नहीं होता, किसी को जो है वो अपनी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो थके हारे निराश बैठ जाते हैं, छोड़ो यार कुछ नहीं हो रहा है मेरे से।
लेकिन अगर ऐसे मृग जड़ की तरह होगा ना तो वो मन में लालच आएगी, वो मन में जो है वो जोश आएगा कि नहीं है सामने वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए, न मिले तो चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य अपने उस मृग जड़ की तरह रखो। वो ये कवि कहते हैं कि भाई जिंदगी में लक्ष्य जो मृग जड़ की तरह काश हो, कि बस जिसे देखकर कितने भी थके हुए हो ना फिर भी उसके पीछे जाने की इच्छा हो, थके हारे निराश बैठे न रहें, जिंदगी में चलते रहें, ये जिंदगी होनी चाहिए यार। बैठे जाने से क्या मिलेगा, चलते रहें हम लोग हमेशा, ये हमारी अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कर रहा हूँ ना, हर लाइन में जो है वो नई नई एग्जाम्पल्स हैं इसमें। यहाँ आगे कहते हैं कि टीपे थी पाए तो धराऊं, साउ तरस्यो हूं रही गयो छलकाती छोड़े। टीपे थी पाए तो धराऊं, टीपे एक बूंद से भी जो है वो धराऊं मतलब प्यास बुझ जाती है, क्योंकि साव छलका तो रही गयो, साव तरस्यो रही गयो हूं छलकाती छोड़े। छलकाती छोड़े मतलब तेज जो है वो बहते हुए पानी में भी मैं प्यासा रह गया, तो कभी कभी एक बूंद ने भी जो है वो मेरी प्यास बुझा दी, है ना। शायरी जैसा लगता है ना कि भाई तेज जो है वो बहते हुए पानी में भी मैं जो है वो प्यासा रह गया, कि सामने इतना तेज पानी बह रहा था फिर भी जो है वो प्यास नहीं बुझी, तो कभी कभी एक बूंद से भी जो है वो प्यास बुझ गई। बराबर, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कहते हैं जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं पता है, इसका एग्जाम्पल भले आप जो है वो लोगों के साथ के थ्रू कनेक्ट करो कि लोगों का साथ, या फिर जो है वो जिंदगी में पैसों के थ्रू कनेक्ट करो, किसी को भी इस एग्जाम्पल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। लोगों के साथ कनेक्ट करो कि कितनी बार हजारों लोग मेरे सामने थे लेकिन फिर भी मैं प्यासा रह गया, किसी का भी साथ मिला नहीं। तो कभी कभार एक बूंद, एक इंसान मेरे साथ में था ना, उसने भी ऐसा साथ दे दिया ना कि जो हजारों के बराबर था। बराबर, ऐसी जिंदगी चाहिए कि भले हजार साथ न दे लेकिन एक भी हो ना तो भी जो है वो मेरी प्यास बुझ जाए, है ना, तो भी जो है वो मुझे पूरा साथ मिले। और वही वही यहाँ इस एग्जाम्पल को पैसों से कनेक्ट करो कि कितनी बार करोड़ों रुपए सामने होते हैं फिर भी जो है वो मन में खुशी नहीं होती। कहते हैं सामने बहता हुआ पानी है फिर भी प्यासा रह गया, करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन फिर भी खुशी तो मिली नहीं। तो कभी कभार थोड़े से ही पैसे होते हैं ना तो भी जो है वो पेट भर के खुशी मिल जाती है। बरोबर, तो कहते हैं जिंदगी ऐसी हो कि भले जहां पर ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, थोड़ी हो, लेकिन उनमें जो है वो खुशी हो, उसमें अच्छा साथ हो, कि मुझे वैसा जिंदगी चाहिए। कि मुझे नहीं चाहिए कि भाई जो है वो भरपूर चीजें मेरे पास हो, थोड़ी सी चीजें हो ना लेकिन यार खुशी की जिंदगी हो मेरी, ये वो कभी इच्छा रखते हैं। यहाँ आगे का एग्जाम्पल देते हैं कि सूनी बपोरनिया एकलता 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 बोली अकड़ावो ने उगती सवारना डोहता रंगમાં जो थोड़ी आ सांझ घूंटी लावो। ये चारों लाइन जो है वो कनेक्टेड हैं। अब इसमें चलो चारों लाइन को पहले अलग अलग जो है वो तोड़ के समझा रहा हूँ फिर साथ में मीनिंग बता रहा हूँ। यहाँ कहते हैं कि सुनी बपोरनिया एकलता 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 बोली अकड़ा वो। सुनी बपोर पता है दिन का समय होता है ना, ये दिन के समय का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिन का समय होता है पता है एकदम खाली समय, पूरे दिन में सबसे बोरिंग टाइम अगर कोई हो तो वो दिन का समय कहते हैं। दिन के समय में ज्यादातर लोगों को आलस चढ़ती है, नींद आती है ना, या कहो अकेलापन जो है वो महसूस करते हैं। और अकेलेपन में जो है वो कंप्लेंट करते रहते हैं यार बहुत अकेलापन है यार, दिन में जो कुछ जो है वो चीजें समझ में ही नहीं आ रही, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो कह रहे हैं मेरी जिंदगी ऐसी ना हो कि सूनी बपोरनी एकलता 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 बोली अकड़ा हो। कि 3 बार कहा गया इसीलिए कि भाई बस मैं अकेलापन अकेलापन करते हुए कंप्लेंट करते हुए खुद की जिंदगी बिगाड़ दूं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। कहते हैं उगती सवार ना डोहड़ता रंगમાં थोड़ी यार सांझ घूंटी लावो। उगती सवार जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सनराइज का टाइम, तेना डोहड़ता रंग जो खिलते हुए कलर होते हैं। सनराइज का टाइम अगर कभी देखा हो कि भाई किस तरह से जो है वो आसमान में लाल और ऑरेंज कलर के जो है वो पूरे रंग आसपास खिल जाते हैं, सनराइज का टाइम होता है ना। और वही रंग पता है शाम के समय भी होता है। दिन के समय में कुछ नहीं, दिन के समय में खाली नीला आसमान दिखाई देगा। सुबह के समय में अलग अलग रंग होते हैं, शाम के समय में अलग अलग रंग होते हैं, और अक्सर सुबह और शाम के रंग है ना एक जैसे होते हैं ना। तो कहते हैं ना उगती सवारना डोड़ता रंगમાં, सुबह के जो खिलते हुए रंग है ना तेमा थोड़ी सांझ बूटी लावो, उसी में ही थोड़ी शाम भी भर दो। कहते हैं कि काश सुबह और शाम का समय जो है वो एक जैसा हो, सुबह और शाम का समय एक जैसा ही रहे। मतलब सुबह जितना जोश रहता है ना काश शाम तक भी उतना ही जोश रहे, और दिन के समय में जो खुद को अकेलापन बोरिंग महसूस करते हैं वो न करूं मैं। ये वो कह रहे हैं ऐसी जिंदगी हो कि सुबह जितना जोश हो शाम के समय भी जो है वो उतना ही जोश रहे, दिन के समय में जो बोरिंगनेस आती है वो न आए मेरी। इसलिए वो चारों लाइन कनेक्ट करते हैं। अब इन चारों लाइन को एक और वे में भी कनेक्ट किया जाता है जो कवि कहते हैं यहाँ पर जो सुबह शाम और दिन का समय कहता है ना वो हमारी लाइफ के साथ भी कनेक्ट करता है। कहते हैं सुबह का समय मतलब हमारे बचपन का समय, हमारा बचपन।
शाम का समय हमारा बुढ़ापा, रिटायरमेंट की एज, और दिन का समय हमारी मिड लाइफ। मिड लाइफ मतलब अक्सर जो है वो 40, 45, 50 ये जो एज आती है ना, 35, 40, 45 की ये जो एज आती है ना, ये मिड लाइफ। अब आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लेना, आपके आसपास कोई लोग रहते हो जिसकी एज 40, 45 के आसपास हो, ठीक है ना, वो जो एज हो ना उसमें आप लोग चेक कर लेना, वो लोग है ना हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं। 99% लोग इस एज में आकर खाली कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के अलावा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं सुनी बपोरनी एकलता 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 बोली अकड़ा वो कहते हैं ये दिन के समय में जो है वो बस अकेलापन अकेलापन कहते हुए अकड़ाते हैं, खुद की कंप्लेंट करते रहते हैं। और होता ही है, 99% लोग इस मिड एज में आकर, दिन के समय में आकर, दिन का समय मतलब मिड एज का समय, उसमें आकर कंप्लेंट करते हैं कि यार बचपन में देखो ना कि यार मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, बड़ा हुआ तो मुझे ये चीज़ें नहीं मिली तो मैं अपना अच्छा काम धंधा नहीं कर पाया, भाई घर में जो है वो बेटे बेटी मेरा जो है वो बात नहीं सुन रहे हैं, कि घर में देखो भाई वाइफ या हस्बैंड ऐसा है। वो लोगों की कंप्लेंट खत्म ही नहीं होती। अब चेक कर लेना, ये टाइमिंग ही ऐसा होता है जब इंसान कंप्लेंट करता रहता है, बराबर। और जो क्या कह सकते हैं कि भाई सुबह का टाइम, बचपन का टाइम होता है, उस वक्त तो पूरा जोश होता है, लेकिन शाम का समय, बुढ़ापे का समय आता है ना, उस बुढ़ापे के समय में फिर से बचपन जैसी एक्टिविटी करने की इच्छा होती है। मिड लाइफ में काम में फंस जाते हैं और कंप्लेंट करते रहते हैं, बुढ़ापा आता है तब फिर से होता है कि नहीं अपना बचपन वापस जिए, बचपन में जैसे हंसी मजाक खेल कूद करते थे तब भी करें, लेकिन फिर बुढ़ापे में जोश नहीं होता, वो ताकत नहीं होती है ना, वो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि बीच में कंप्लेंट करके बीच की जिंदगी बिगाड़ कर बुढ़ापे के वक्त हम अपनी एनर्जी बचाते ही नहीं है, बराबर ना। बचपन में होती है एनर्जी, बीच में आकर दिन के समय में आकर उस एनर्जी को इतना खराब कर देते हैं कि शाम के समय के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है हमारी, बराबर। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी मुझे ऐसी नहीं चाहिए, सुबह से शाम तक मुझे एक जैसी एनर्जी चाहिए, मैं दिन को कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं दिन को कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता, सुबह से शाम तक की मुझे सेम एनर्जी चाहिए, बराबर। वो कहते हैं बचपन से बुढ़ापे तक की मुझे सेम एनर्जी चाहिए, हर लाइफ हर उम्र में, मैं कोई बीच की उम्र में कंप्लेंट करना नहीं चाहता, ये उनकी लाइफ कहते हैं। देखो यार 4 लाइन, लेकिन कितनी सारी बातें वो कवि कह जाते हैं, इन 4 लाइनों में कितनी गहरी बातें वो कह जाते हैं कि भाई बचपन से बुढ़ापे तक हर उम्र में उन्हें एक जैसी एनर्जी चाहिए, वो अपनी एनर्जी खत्म नहीं करना चाहते अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी उम्र तक, बराबर। ऐसी वो जिंदगी की इच्छा करते हैं। और अपनी लास्ट की 2 लाइन में यहाँ जिंदगी के बारे में तो उन्होंने बताया कि हाँ सच में लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आप भी कभी इसके ऊपर बैठकर गौर करना, ये जो एग्जाम्पल जो बातें उन्होंने कही है कि सच में लाइफ होनी चाहिए यार ऐसी, कि न हम लोग कंप्लेंट करके जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई सबकी बुराइयां करके परेशान होके अपनी जिंदगी की पूरी एनर्जी वेस्ट कर दें। जिंदगी हमेशा जोशीली होनी चाहिए, बराबर। ऐसे वो कवि डिस्क्राइब करते हैं। और आखिरी की 2 लाइन में अपनी पोयम के बारे में वो बताते हैं, कहते हैं कोઈએ ना होठे अड़काड़ियों आ अमृत ने हवे कौन हवे आकाशे ढोड़े, कोઈએ ना होठे अड़काड़ियों आ अमृत ने, अमृत, अमृत कहते हैं ना जैसे अमृत पीने के लिए, कहते हैं यार मैंने अमृत रखा है, इतनी अच्छी चीज यहाँ अमृत रखी है, लेकिन कोई पीने के लिए तैयार ही नहीं है, कोઈએ ना होठे अड़काड़ियों, कहते हैं कोई पीने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये मुझे अमृत सबको देना है, कैसे दे सकता हूँ। वो इच्छा रखते हैं काश ये अमृत जो है वो ऊपर बारिश बनकर गिरे, कि अगर बारिश बनकर ये अमृत गिरे तो ये अमृत सब तक पहुंच जाएगा ना, बराबर ना, अमृत सब तक पहुंच जाएगा। ऐसे तो कोई पी नहीं रहा है, काश बारिश बनकर गिरे तो ये अमृत सब तक पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि इस अमृत को बारिश बनाकर गिराए कौन, बारिश बनाकर गिराएगा कौन, कहते हैं ना कौन हवे कौन आकाशे डोरे, कौन आसमान में जाकर इस अमृत को गिराएगा कि सबके पास पहुंचे। यहाँ अमृत किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं पता है, खुद की पोयम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पोयम तो लिखी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल बताई इस पोयम में, लेकिन इस लाइफस्टाइल को लोगों तक कौन पहुंचा है। वो कहते हैं कि भाई जो मैंने जिंदगी जी है, जो मैं जिंदगी में जोश महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों तक भी ये बात पहुंचे। कवि की ये इच्छा है कि ये अमृत लोगों तक पहुंचे, ये कविता की बात लोगों तक पहुंचे। लेकिन कैसे पहुंचे, लोग कविता पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो इन बातों को जान ही नहीं रहे हैं। तो कवि की इच्छा है कि भाई काश आसमान से जो है वो ये बातें गिरे, कहते हैं काश सबके पास ये बातें पहुंचे। लेकिन क्वेश्चन वही कि कौन जो है वो ये आसमान में गिरा है, कौन गिरा है कि ये बातें, ये कविता जो है वो सब तक पहुंचे। वो आखिरी में क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं, या इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जियोगे और जीने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाओगे, तो कवि की ये इच्छा पूरी होगी कि उन्होंने जो अमृत बनाया है, जो कविता लिखी है ना, वो कविता लोगों तक पहुंचेगी। समझ आ रही है बात है।
तो इतनी गहरी बातें एक गीत में इनडायरेक्टली, कहीं पर भी डायरेक्ट बातें नहीं दी गई थी, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू सच में जो है वो एक आर्ट ऑफ लिविंग इन्होंने सिखाई, जिंदगी जीने की कला सिखाई कि ऐसे हमारे लक्ष्य होने चाहिए, ऐसे जिंदगी का जोश होना चाहिए और शुरुआत से अंत तक ऐसी हमारी ज़िंदगी निकलनी चाहिए। और खुद कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी खुद को भी जियो और दूसरों को भी सिखाओ कि हाँ भाई सच में ज़िंदगी ये होनी चाहिए, ऐसे जियो ज़िंदगी आप। ध्यान आ रही है बात? तो देखो जैसे आज चलो गुजराती में हमने ये चैप्टर समझा, पोएम देखी हमने 17। अब वैसे ही गुजराती के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरी पोएम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।